हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज भारतीय राज्य व्यवस्था से लोकसभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी और बहुत ही मन लगा के उनको सुनिए, पढ़िए और बार बार मेरी वीडियो देखकर उनको कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। और मेरी वीडियो के अलावा मेरा तो थोड़ी देर ही रहेंगे मेरे साथ, मुश्किल से ज़्यादा आधा घंटा या 15 मिनट, लेकिन जब आपको समय मिलेगा बाकी जो आपका सारा समय शेष है उसको अपने स्व अध्याय पर लगाएं, सेल्फ स्टडी पर लगाएं। ठीक है, तो आपके टाइम से कीमती कुछ भी नहीं है। अगर मेरी वीडियो देखना भी आपके शेड्यूल के बीच में बाधा बन रहा है, आप खुद से बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है और आपके सिलेक्शन से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अपने समय की वैल्यू कीजिए, तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। धन्यवाद। तो चलते हैं लोकसभा की ओर। तो कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वो है हमारी लोकसभा। कौन है हमारी लोकसभा? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो एक तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो थी हमारी 500। और 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। ठीक है, 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो 19। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो 2। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 545। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है राष्ट्रपति महोदय हमारे? तो अनुच्छेद 331। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है 1971 की जनगणना के पर। ठीक है, किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया? तो 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 ईस्वी में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख। ये आज तक देखिए बदला नहीं गया है, 1972 से लेके अब तक। तो कितना है ये? 7.5 लाख। ठीक है, किस चीज़ के लिए? निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है 7.5 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131, 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करे गए? तो 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। और कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में तो 25 है लोकसभा में स्थान। मैं जो सही वाले हैं वो आपको बता रही हूँ कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा में स्थान कितने हैं? 25। पंजाब में है 13 और जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ है 42। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश।
झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14 और राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान और वहाँ पर राजस्थान के साथ में जब राज्यसभा की बात थी तो क्या किसको समान स्थान प्राप्त था? हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राष्ट्र में है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 यानी 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11। और 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संशासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली। और संशासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो 6 माह। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। और लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो 1 लाख रुपए। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो 2000 रुपये। और सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो 45,000 रुपये। और अगेन लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई? 1976 से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच लगभग कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? लगभग कितने समय का नहीं, कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वो है 6 माह। मतलब जो 2 मीटिंग्स होती हैं लोकसभा की, उनके बीच में जो अधिकतम अंतराल हो सकता है वो 6 मंथ्स का हो सकता है। 1 वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकते हैं किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम न हो। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदन की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो अध्यक्ष महोदय। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। और सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। और इसके आगे जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा देर नहीं चलता, वो बोर हो जाते हैं। तो मेरे चैनल को यहाँ से जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और मन लगा के पढ़ लेना भाई। आज जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो मेरी देखो ना देखो।